नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी का स्वागत है जीजीडी प्लेटफॉर्म पर। आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। तो बीच में शायद गैप ज़्यादा आ गया मुझे लग रहा है, और बीच में मौसम के कारण भी काफ़ी दिक्कतें आई। और अभी भी आज मैंने एक वीडियो देखा था सांडे राव का, शायद पाली के, है ना? तो बहुत भयंकर खतरनाक वीडियो था। खैर, आप सभी अच्छे होंगे। संधि की क्लास मैंने जो 5 या 7 क्लासेस में संधि आपको करवाई, आपके कमेंट्स में बीच में देख रहा था, तो मुझे यही लगा कि आपको संधि जो है अब एकदम उंगलियों पे है। अब किसी को मान लो ये लगता है कि सर मेरे 70% या 50% इंक्रीज कर पाया, मैं इससे आगे नहीं कर पाया, तो उसको देखो, आप जानते हैं कि हमने भी 8-8 10-10 साल लगा दिए, तब जाकर परिपक्वता हासिल करते हैं। फिर भी लगता है कि कुछ ऐसे शब्द आज भी आ जाते हैं जिनके टुकड़े करने थोड़े से मुश्किल हो जाते हैं। आपसे यही कहना है कि अभी विज्ञप्ति जब तक नहीं आती तब तक समय मिले तो इन बड़े बड़े टॉपिक्स को फिर से देख लीजिएगा। खैर, अब जो टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है ये भी कहीं ना कहीं आपको संधि रिकवर करवा देगा। कैसे, मैं आपको आज की क्लास में भी बता दूंगा। अब रही बात, एक छोटी सी बात और मैं कर लेता हूं, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। जैसे पीपीटी की बात, सर आप गौरव सर को पीपीटी भेज दीजिए। सर आप देखो, उसमें होता क्या है, होता ये है दोस्तों, सही बताऊं आपको, कि जैसे क्लास कंप्लीट हो जाती है ना, तो उसके बाद हमें जो क्लास को यहां से एक्सपोर्ट करनी पड़ती है। ठीक है, अब मैं जैसे शुरू से ही कर नहीं रहा हूं, कभी मैं करता ही नहीं हूं, मैं सीधे नोट्स अवेलेबल करवा देता हूं। तो इस कारण से क्या है कि कई बार सीधा एग्जिट हो जाते हैं और क्लास पूरी जो लिखी हुई होते हैं, जो भी हाथ से लिखते हैं, वो सब एकदम डिलीट हो जाता है। तो फिर दिक्कत आ जाती है, फिर गैप हो जाता है। ये कारण, इसीलिए मैंने आपको नोट्स की बुकलेट उपलब्ध करवा दी है। सर कहां करवाई? एप्लीकेशन में मैंने आपको टेस्ट सीरीज के साथ। आप चाहते हो सर हम हाथ से लिखना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप उन नोट्स को हाथ से लिख लो, मोबाइल में देख के हाथ से लिख लो। यहां पर भी तो आपको पीपीटी देख के हाथ से ही तो लिखोगे। हाथ से देख के लिखना चाहते हो वो हाथ से देख के लिख लो, लेकिन अब नोट्स प्रिंट आउट निकलवा के करेक्शन करो तो उससे बेस्ट कुछ है ही नहीं। क्यों नहीं है वो आज की क्लास में आपको पता लग जाएगा। तो देखिए, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उपसर्ग। उपसर्ग होते क्या हैं मैं आपको बताऊं। अगर उपसर्ग क्या होता है तो संस्कृत का एक सबसे बड़ा प्रयोग, या यूं कहूं कि संस्कृत भाषा की सबसे बड़ी उपलब्धि अगर कोई टॉपिक है तो वो यही टॉपिक है। क्या है? उपसर्ग। ये संस्कृत भाषा की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है, उपसर्ग टॉपिक को। लेकिन हिंदी में ये कोई खास जो है प्रदर्शन नहीं कर पाए, हिंदी में कोई खास प्रदर्शन नहीं कर पाए। फिर भी उपसर्गों का हिंदी में, उपसर्ग का हिंदी में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। और जो संस्कृत के 22 उपसर्ग हैं, पहले तो आपको वो पता होना चाहिए, क्योंकि एक प्रश्न आता है कि निम्न में से कौन सा भिन्न है, या फिर निम्न में से कौन सा संस्कृत का उपसर्ग है, या निम्न में से कौन सा संस्कृत का उपसर्ग नहीं है। तो पहले तो वो 22 आपको याद होने चाहिए। आती, अधि, अनु, अप, अभि, अवा, परा, परि, प्रति, है ना, नि, निर्णय, दु, दुर, इस प्रकार से याद होना चाहिए। उसके बाद क्या होता है कि कंफ्यूज हमें कहां करता है, हिंदी के उपसर्ग और संस्कृत के उपसर्गों में हम कंफ्यूज कभी नहीं होते। आप जब संस्कृत के 22 उपसर्ग पढ़ लेते हो तो उसके बाद आता है संस्कृत की तरह दिखने वाले उपसर्ग। मतलब संस्कृत की, जो संस्कृत के उपसर्ग है उनकी तरह प्रयुक्त होने वाले उपसर्ग होते हैं, लेकिन वो संस्कृत के उपसर्ग नहीं होते, बल्कि वो उपसर्गों की तरह लगते हैं, वो संस्कृत के अव्यय कहलाते हैं। तो उनमें और संस्कृत के उपसर्गों में थोड़ी सी जो है सिमिलरिटी होती है, इस कारण से हम पहचान नहीं पाते। तो आपको ये टॉपिक बहुत इजी वे में, मेरी जैसे कि आदत है, आपने इतने टॉपिक किए, पूरी व्याकरण कर ली लगभग, कि मैं बहुत सरल तरीके से समझाऊंगा, और ये भी टॉपिक बहुत सरल तरीके से करना है। जरूरत है क्लास को फॉरवर्ड करके ना देखें, आप जब भी देखें बाद में देखें, इट्स ओके, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आराम से देखें। देखिए ये क्या कहता है कि उपसर्ग शब्द उप उपसर्ग पूर्वक सृज धातु में घय यानी अप्रत्यय जोड़ने से निष्पन्न होता है। कोई फर्क नहीं पड़ता अपने को ये कि सर ये संस्कृत के धातुओं में उलझे या नहीं उलझे, कोई जरूरत नहीं है। आप तो यहां आ जाओ, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। उपसर्ग जो शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो वो होता है समीप में रखा हुआ। क्या होता है? समीप में रखा हुआ, या समीपस्थ सृष्टि करने वाला, अर्थात ऐसा शब्दांश। तो सबसे पहले पता चला कि उपसर्ग कोई शब्द नहीं है, बल्कि शब्द का अंश है। ये अपने आप में सार्थक नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं?
ये जो शब्दांश होते हैं, मतलब ये जो उपसर्ग होते हैं, ये अपने आप में सार्थक नहीं होते। अब इसका मतलब क्या हुआ? सार्थक नहीं होते। तो सार्थक नहीं होते, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इनका खुद का कोई अर्थ नहीं होता। ये जिस शब्द के साथ जुड़ेंगे उसके अर्थ में परिवर्तन ला देंगे। ठीक है, अभी हम देखेंगे। तो ये ऐसा शब्दांश जो मूल शब्द होता है, मूल शब्द के समीप आकर, और समीप में क्या कहां आएगा? उससे पहले आएगा। समीप आकर नए शब्द का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? उपसर्ग कहा जाता है। अब ये कहता है कि वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के पूर्व में आकर, तो ये मैं 2012-13 के आसपास मैंने कई ऐसे पेपर देखे हैं एलडीसी वगैरह के, जिसमें ये प्रश्न आया है कि उपसर्ग जुड़ते हैं शब्द के मध्य, पीछे, आगे, पूर्व, पश्चात। ये तो बहुत बेसिक चीज है। आकर नए शब्द का निर्माण करते हैं, अर्थात नए अर्थ का बोध कराते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उपसर्ग कहा जाता है। तो इसमें हमने कुछ ऐसा विशेष नहीं पढ़ा जो पेपर में आने के लायक हो, लेकिन यहां हम ऐसा कुछ पढ़ने जा रहे हैं। उपसर्ग शब्दांश होने के कारण इनका स्वतंत्र रूप से अपना कोई अर्थ नहीं होता। अभी मैंने आपको बताया कि ये क्या होते हैं? निरर्थक होते हैं, खुद स्वतः निरर्थक होते हैं, ये सार्थक नहीं होते हैं। ये जब किसी शब्द के साथ जुड़ते हैं तो उसको क्या कर देता है? स्वार्थक कर देता है। किंतु शब्दांश जब मूल शब्द के अर्थ में जुड़ता है तो बहुत बड़ा परिवर्तन ला देता है, उसका शब्द का एकदम अर्थ ही परिवर्तन ला देता है। एक ही मूल शब्द से एक से अधिक उपसर्गों को जोड़ा जा सकता है। बिल्कुल, जैसे ये जो शब्द आप देख रहे हो हार, है ना, तो आप इस री धातु से बना हुआ ये जो शब्द है, क्या शब्द है? ये हार शब्द है। क्या शब्द है? हार। तो अगर आप इसमें आहार जोड़ोगे तो शब्द बनेगा आहार। अगर इसमें वी धन हार जोड़ोगे तो क्या बनेगा? विहार। और देखना सबका अलग अलग अर्थ। आप इसमें जो है सम उपसर्ग जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा? संहार, यानी एकदम नाश करने की बात कर दी। क्या कर दी? नाश करने की बात कर दी। जैसे मान लो परि उपसर्ग जोड़ दिया, परिहार, तो परिहार शब्द बना परिहार। अब परिहार का मतलब क्या होता है? परिहार का मतलब होता है त्याग। तो एक ही मूल शब्द में आप भिन्न भिन्न उपसर्गों को जोड़ सकते हैं। और जैसा कि कहा जाता है कि उपसर्ग का खुद का कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन ये जो मतलब अब आप बोलोगे सर उपसर्ग का हम अर्थ तो पढ़ते हैं ना कि सर जैसे अति का अर्थ अधिक होता है वगैरह। नहीं, वो अर्थ जब उस मूल शब्द के साथ जुड़ते हैं तो जुड़ने के बाद जो जो अर्थ हो सकते हैं वो अर्थ होते हैं, न कि इनका खुद का स्वतः का कोई अर्थ होता है। अगर ये बात नहीं होती तो फिर हरदेव बाहरी अपनी किताब में ये लाइन नहीं लिखते। मैं इसलिए कई बार बता देता हूं कि ये लाइन कहां किस किताब में मिलती है। क्यों मैं आज मैं कांता प्रसाद गुरु को छोड़कर हरदेव बाहरी का नाम क्यों ले रहा हूं? वो इसलिए ले रहा हूं क्योंकि इतनी किताबें मार्केट में, कई बार बच्चे पूछते हैं सर व्याकरण की अच्छी किताब बताओ, तो इतनी किताबें मार्केट में, लेकिन अब तक एक भी किताब मुझे ऐसी नहीं लगी। देखो मैं इसकी आलोचना नहीं कर रहा हूं, माफी चाहता हूं, आप यूं ना सोचे मैं आलोचना कर रहा हूं। मैं कहता हूं किताबें बहुत सी अच्छी भी है, लेकिन किसी एक किताब जिसको हम ये कह सकें कि ये परफेक्ट है, वो अब तक मुझे ऐसा देखने। जैसे मैं आपको नाम लेके बताऊंगा इसमें, जैसे वोकेबलरी की जहां बात आती है कि जहां बहुत सारे अधिक शब्द पढ़ने, तो हम राघव प्रकाश जो किताब है उसका नाम लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा जैसे मानस की आती है उसमें उदाहरण और ऑब्जेक्टिव ज़्यादा हैं। ठीक है, और इसके अलावा जैसे हरदेव बाहरी की किताब जो है वो सिर्फ और सिर्फ, मैं जहाँ तक मानता हूँ, आप यूज़ ले सकते हैं। ठीक है, अलग उपसर्ग और प्रत्यय जब मुझे पढ़ने होते हैं तो मैं वो किताब यूज़ लेता हूँ। जब मुझे संज्ञा सर्वनाम विशेषणों को बढ़िया तरीके से पढ़ना होता है, अव्ययों को समझना होता है, तब मैं कामता प्रसाद गुरु का लेता हूं, है ना। तो अब इनमें से कामता प्रसाद गुरु जैसी किताब तो ऑथेंटिक किताबों में आती है। ठीक है, अब बाकी किताबें ठीक है गाइडों रूप में है, तो हम आलोचना भी किसी की नहीं करते। फिर हम आ जाते हैं नवीन हिंदी व्याकरण, रचना प्रबोध, इनको तो हमें साथ लेना ही पड़ता है, लेकिन एक किताब में नहीं। अब मैं प्रत्यय उपसर्ग से पढ़ाता हूं तो मोस्टली सहारा लेता हूं हरदेव बाहरी की किताब, क्यों मुझे लगता है उसमें बहुत विस्तृत दे रखा है, लगभग शायद 400 के करीब प्रत्यय दे रखे हैं, मायना रखता है 400 के करीब प्रत्यय।
है ना, बहुत बड़ा। और एकमात्र ऐसा टॉपिक है प्रत्यय जो आज भी मतलब पूर्णतः संस्कृत पर निर्भर करता है। कहते हैं कि बाकी टॉपिक हिंदी में जब आए तो उसमें हिंदी का प्रभाव भी दिखाई देने लगा, लेकिन जैसे उपसर्गों पर भी कुछ दिखाई देने लगा, जैसे हिंदी के उपसर्ग आ जाते हैं, लेकिन प्रत्यय पढ़ते समय ऐसा कभी नहीं हुआ। मतलब प्रत्यय पढ़ते समय ऐसा लिखा हुआ आता है, ऐसा विद्वान कहते हैं कि प्रत्यय जो होते हैं वो यूं मान लीजिए आप कि वो हिंदी के प्रभाव से एकदम मुक्त है, पूर्णतः संस्कृत से युक्त हैं। ये बहुत बड़ी बात है, तो इसलिए मैं बता रहा हूं। तो ये इनका जो अर्थ होता है वो शब्द में जुड़ने के बाद परिवर्तन लाता है, और वो परिवर्तन जो लाता है वो अर्थ जुड़ने के बाद के अर्थ माने जाते हैं। जैसे, ठीक है, हाँ, तो ये बात हो गई। अब ये कहता है कि एक ही मूल शब्द से एक से अधिक उपसर्गों को जोड़ा जा सकता है। अच्छा, ये लाइन तो अलग थी, मैंने इसको यहां समझा दिया, कोई बात नहीं। ये देखिए, यानी कई बार पेपर में ऐसा आता है कि निम्न में से किस शब्द में एक से अधिक उपसर्ग हैं, है ना। कई बार ऐसा आता है कि निम्न में से किस शब्द में एक से अधिक उपसर्ग हैं। तो जैसे मान लो इस प्रकार का शब्द होता है दुर्व्यवहार, तो हम जानते हैं उसमें पहला उपसर्ग है दुर, फिर है वी, फिर है अव और फिर है हार। तो यानी एक ही शब्द में कितने उपसर्ग आ गए? 3 उपसर्ग आ गए। तो एक तो प्रश्न का तरीका यह होता है कि निम्न में से एक से अधिक उपसर्ग किसमें। कई बार ऐसा तरीका आता है कि निम्न मतलब दुर्व्यवहार शब्द में कितने उपसर्ग हैं, कई बार इस तरह से पूछ लेते हैं, तो यह भी ध्यान रखना पड़ता है। जैसे ये निराहार शब्द है, तो निर्धन आधन हार, तो इसमें 2 उपसर्ग हैं। अब ये कब ज्ञात होगा? जब आपको संधि अच्छे से आती है, फिर आपने उपसर्गों को समझ रखा है, पढ़ रखा है, तो आप ये चीज निकाल लोगे। अब ये कहता है कि मूल शब्द जो होता है उसके साथ उपसर्ग का योग होने पर संयोग होता है, एवं संधि, दोनों प्रक्रियाओं में शब्दों का निर्माण होता है। बिल्कुल, हम जब संधि टॉपिक पढ़ रहे थे तब हमने ये देखा था कि कहीं कहीं संयोग होता है, संधि नहीं होती है। कहीं कहीं संयोग होता है, संधि नहीं होती। जैसे ये जो शब्द था प्रातः धन काल, तो इसमें क्या था? इसमें आपने पढ़ा, क्या ये संधि थी? क्या ये तो संयोग था। संधि कब होती है? जब परिवर्तन होता है। यहां कुछ भी परिवर्तन हुआ ही नहीं, समझ रहे हो बात आप? तो वो थी संधि, संयोग। तो ये उपसर्गों में संधि और संयोग दोनों चलेंगे, संधि और संयोग दोनों चलेंगे। अब आप बोलोगे सर कैसे? चलो यहां देखो, जैसे मैं आपको अलग समझा देता हूं। जैसे ये है, जैसे शब्द है अध्याय, तो इसमें क्या हुई है? संधि हुई है। जैसे अधि धन आय, तो हमें पता चला कि इसमें अधि उपसर्ग आय में जुड़ा, तो फिर अध्याय शब्द बना। तो ये संधि के तहत जो है एक उपसर्ग युक्त शब्द का निर्माण हुआ है। अब बात आया, एक शब्द आया अधिशेष, तो अब इसमें क्या हो गया? ये अधि और ये शेष, तो अब इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, सीधा उपसर्ग निकाल लिया उपसर्ग। ये क्या है? ये संयोग है। तो आप देखोगे कि उपसर्गों में संयोग और संधि आपको दोनों देखने को मिलेंगे। तो यहां आप देख सकते हैं अधि प्लस नी प्लस यम, तो यहां देखिए अधि नी यम, ये संयोग है क्योंकि कोई परिवर्तन नहीं हुआ। और वहां आप देखेंगे अधि धन आपक, तो हम जानते हैं यण संधि का उदाहरण है ये अध्यापक, अधि उपसर्ग इसमें, ये जो ई है आकर जैसे इसमें आ में मिली तो ये क्या बन गया? या, और शब्द बना अध्यापक, तो हो गया संधि। तो ये है संयोग और संधि। अब अगला नियम देखते हैं कि उपसर्ग अलग करने के उपरांत पीछे बचा शब्द उस उपसर्ग युक्त शब्द के अर्थ के संदर्भ में सार्थक होना चाहिए। ये एक बात ऐसी है जो हरदेव बारी से थोड़ी भिन्न बात है। कैसे आप कहोगे? हरदेव बारी अपनी किताब में लिखते हैं कि कई बार उपसर्ग युक्त शब्द और मूल शब्द, जब उपसर्ग युक्त शब्द होता है उसमें से जब मूल शब्द निकालते हैं तो दोनों के अर्थ में बिल्कुल परिवर्तन आ जाता है। लेकिन हम उपसर्ग पढ़ रहे हैं, हमें विद्वान नहीं बनना, हमें कंपटीशन क्रैक करना है, एग्जाम क्रैक करना है। तब ये बात आप थोड़ी सी विशेष ध्यान रखें कि आप जब किसी शब्द में से उपसर्ग अलग करो तो उसका मूल शब्द और उसका उपसर्ग युक्त शब्द, उसका अर्थ मैच करना चाहिए, सेम जरूरी नहीं है। जैसे वियोग, वियोग शब्द बना, अब योग का विपरीत क्या होता है? वियोग होता है। तो यहां पे इस योग शब्द का इससे अर्थ मैच कर रहा है कि ये एक तरह से अपोजिट हो गए। क्या हो गए? विलोम हो गए। बोला सर ये हमें समझ नहीं आया।
चलो आगे और समझाते हैं। जैसे रुको, आगे शब्द और आने दो फिर बताते हैं। इसमें होता क्या है, ये नियम जो कहता है ना कि वी प्लस योग वियोग, ये विपरीत हो गया, कहीं के मतलब विपरीत लिंगी शब्द आ जाएगा। अब इसमें सार्थक होना चाहिए, शब्द के अर्थ के संदर्भ में सार्थक होना चाहिए। इसका एक मतलब ये भी है कि एक शब्द बताता हूं आपको मैं, ये शब्द देखो आप, अधिकार। ठीक है, हमें इसमें से पूछा जाएगा इसमें से उपसर्ग निकालो, तो हम उपसर्ग जब निकालेंगे तो हम से उपसर्ग क्या निकालेंगे, अधि। अब पीछे क्या बचेगा, कार। अब बोलेंगे सर ये कार तो प्रत्यय है सर, ये तो शब्द मतलब मूल शब्द है ही नहीं। जैसे मान लो एक शब्द और लिया हमने, अधीन। अधीन लिया, इसमें से उपसर्ग निकाला अधि, फिर बचा क्या दोस्तों, इन। अब इन सर ये मूल शब्द कैसा है, यही इसी के कारण हरदेव बाहरी जो कहते हैं वो कहते हैं कि आप जब मूल शब्द में से उपसर्ग निकालोगे ना तो मूल शब्द पीछे बचेगा ऐसा जिससे उस उपसर्ग युक्त शब्द का कोई अर्थ मैच नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा, मैच नहीं करेगा। लेकिन फिर भी आप इसे याद रखें कि वो सार्थक होना चाहिए। अब सर ये तो सार्थक नहीं है, अरे ये सार्थक है, ये सार्थक है सर, ये कैसे कह सकता हूं, मैं बताता हूं। आप एक बात सोच के देखो, संसार में इतने शब्द हैं, क्या हमें सारे शब्दों का अर्थ पता है, नहीं पता है। दिक्कत ये होती है कि हम संस्कृत से अगर पढ़ के आए हुए होते हैं ना तो फिर भी हम इस चीज को निकाल लेते हैं कि भाई ये क्री धातु से बना हुआ शब्द है और इसका मतलब ये होता है। ये शब्द जैसे हार शब्द है ना, तो हार शब्द है वो उसका संस्कृत मतलब री धातु से बना हुआ शब्द है और संस्कृत में इस री धातु का ये अर्थ निकले। तो हमें इन चीजों का ज्ञान नहीं है, इस कारण से हमें सार्थक लगते नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी हमें विद्वानों की बात माननी चाहिए कि आप ये मान के चलें कि उपसर्गों को याद कर लें, 22 उपसर्ग तो आपको याद होने चाहिए, उसके बाद आपको दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि ये उपसर्ग शब्द है ना, ये संस्कृत व्याकरण का टेक्निकल शब्द है। क्या है, टेक्निकल शब्द है। और टेक्निकल शब्द होने के कारण ये जिस शब्द में जुड़ता है उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है। उपसर्ग का प्रयोग शब्द के नवीन अर्थबोध के लिए किया जाता है, यह सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अब इंपॉर्टेंट क्यों बात है भाई साहब, समय बदल चुका है पेपर पूछने, प्रश्न पूछने का। आरपीएससी ने भी अपना पैटर्न बदल दिया है और अभी जो ये हालात चल रहे हैं आरपीएससी के, निश्चित रूप से बोर्ड बदला जाएगा, सदस्य बदलाए जाएंगे, कुछ मान लो अच्छे सदस्य, बढ़िया सदस्य और आए जो आज के, देखो आप जानते हैं कि मेरी और आपकी सोच सेम नहीं है, मेरी और कोई दूसरे टीचर की सोच सेम नहीं होगी। कैसे, उसके पेपर बनाने का तरीका अलग होगा, मेरे बनाने का तरीका अलग होगा। इसीलिए कई बार क्या होता है कि वो कहते हैं हमारे देखो प्रश्न बनाए और उसमें से पेपर प्रश्न आ गया, और उसके रीजन क्या है कि आपको आरपीएससी के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। जैसे ही बदलता है, पैटर्न बदलता है, तो सर पैटर्न बदलेगा कैसे पता चला। होता क्या है कि आरपीएससी एग्जाम काफी करवाती रहती है, हम लोग तो 3-4 टीचर्स के इन दो के एग्जाम देखते रहते हैं। तो कई बार क्या होता है, वो मान लो जैसे कोई ऐसी एग्जाम करवाती है जिसमें जीके बहुत नाम मात्र का होता है, 5, 10, 15 क्वेश्चन होते हैं, तो उन क्वेश्चंस को देखते हैं जब पेपर्स में, तब पता चलता है कि अच्छा ये पैटर्न आरपीएससी ने नया ऐड किया है। तभी आप देखते हो कई बार वो पूछते हैं कि निम्न में से कौन सा संगत है, फिर थोड़ा सा और कठिन कर दिया, निम्न में से कौन सा संगत नहीं है। ध्यान रखना ये दोनों ही बहुत इजी पैटर्न है, ये क्या है, इजी पैटर्न है, समझना बात को। लेकिन जब वो पूछता है कि निम्न में से कौन सा असंगत है, सॉरी, निम्न में से कौन सा असंगत है ना, कौन सा असंगत है, ये भी इजी पैटर्न में है। लेकिन सबसे कठिन पैटर्न पता है कौन सा है, निम्न में से कौन असंगत है नहीं है। आरपीएससी का सबसे कठिन पैटर्न है ये कि इनमें से कौन सा असंगत नहीं है। जब असंगत नहीं है पूछा जाता है, 50% से प्लस स्टूडेंट्स को पता ही नहीं चलता कि इसमें से असंगत नहीं है। क्या पूछना चाहता है कि जो इन 3 से मिलता हुआ नहीं है ना, यानी कहना चाहता है कि मतलब इसमें से असंगत है, एक असंगत है। अब इसमें पूछना क्या चाह रहा है कि इसमें से, वो पूछना तो यही चाह रहा है ना कि निम्न में से कौन सा सही है। सही है मतलब सही एक होगा, इसका मतलब क्या होंगे, गलत कितने होंगे, गलत 3 होंगे। मतलब ये सबसे कठिन पैटर्न है जो समझ में नहीं आता है स्टूडेंट्स के, तो आपको थोड़ा सा पैटर्न के अकॉर्डिंग चलना ही पड़ेगा। इसके अलावा तो
अब मैं ये जो लैंग्वेज लिख रहा हूं ये क्या मतलब है, ये है कि आपको आजकल उपसर्ग ने पूछ ले उपसर्गों से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है या नहीं है। तो ऑप्शन ए आया, उपसर्ग शब्द संस्कृत की वैज्ञानिक शब्दावली है या टेक्निकल शब्दावली या तकनीकी शब्द है। उपसर्ग का प्रयोग नए शब्दों के निर्माण के लिए किया जाता है। उपसर्ग का प्रयोग शब्द के नवीन अर्थबोध के लिए किया जाता है। उपसर्ग जो होते हैं, उपसर्गों का अर्थ, उपसर्ग जो होते हैं वो सार्थक होते हैं, नए शब्दों में जुड़कर नए अर्थ का निर्माण करते हैं। यह कथन गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि उपसर्ग सार्थक नहीं होते, है ना। उपसर्ग जो है ये अपने आप में सार्थक नहीं होते हैं। अब ये देखिए, आ में हार जुड़ा, आ में हार जुड़ा, आहार, उप जुड़ा तो उपहार। देखिए शब्द का मतलब पूरा चेंज ही हो रहा है। उपहार क्या होता है आपको पता है, ये गिफ्ट होता है नहीं। विहार क्या होता है, भ्रमण होता है। संहार क्या होता है, समधनहार, ये क्या होता है, नाश, ठीक है। परिहार का मतलब क्या होता है, त्याग, ठीक है। प्लस हार, उद्धार का मतलब क्या होता है, मोक्ष। प्रतिहार, है ना। तो अब ये आप सोचिए कि एक ही शब्द में अलग अलग उपसर्ग जुड़ते हैं और प्रत्येक शब्द का अर्थ चेंज कर देते हैं। यानी हर शब्द में नवीन अर्थ बोध लाने का काम जो करते हैं वो उपसर्ग करते हैं। अब देखिए उपसर्ग, सबसे पहले एक चीज और आती है कि उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं आपको लगेगा सर ये बहुत इजी, उपसर्ग के भेद बताओ, उपसर्ग के कितने। अब जब पूछे जाते हैं उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं, यहीं पे कंफ्यूजन। सर उपसर्ग तो 22 होते हैं। अरे वो संस्कृत के उपसर्ग होते हैं, उपसर्ग होते हैं संस्कृत के, हिंदी के और विदेशी। तो सर वो संस्कृत की भांति, अरे वो संस्कृत की भांति प्रयुक्त होते हैं, वो अव्यय होते हैं संस्कृत के, मैं बताऊंगा आएंगे तब। तो आप देखिए उपसर्ग 3 प्रकार के होते हैं, संस्कृत, विदेशी और हिंदी के। सिंपल सी बात है। अब सबसे पहले सर जैसे कई बार मैं देखता हूं कहते हैं सर ये तो एक एंकर का काम है, ये पढ़ाना, इस तरीके से पढ़ाना एंकर का काम है। एंकर का नहीं है, टेक्नोलॉजी बदलती जा रही है, पढ़ाने के टीचिंग स्किल्स जो है वो बदलती जा रही है। अगर ये एंकर का काम होता है कि पीछे लिखा हुआ है सब पढ़ दिया, वो पढ़ना अलग होता है और समझाना अलग होता है। अगर ये एंकर का काम है तो आप जो पढ़ा रहे वो भी एक तरह से अलग चीज है। क्यों? क्योंकि हमारी जो प्राचीन पद्धति तो ये थी कि मौखिक ज्ञान दिया जाता था, जहां पे शिक्षक सिर्फ बोलता था और जो श्रवणेंद्रियों के द्वारा जो बच्चे थे वो सिर्फ सुना करते थे और सुनकर उनकी अपने ज्ञान को जो है घर जाके मनन करके और ज्ञान अर्जित किया करते थे। पैटर्न बदला ना, तो ठीक पैटर्न ही एक तरह से पैटर्न बदला हुआ है। तो यहां क्या होता है कि इसमें आपकी एक जो आंखों वाली जो ज्ञानेंद्रिय वो भी सक्रिय रहेगी, ठीक है। जैसे सबसे पहला उपसर्ग होता है अति, अधि, अनु, अप, अभि, अव, आ तक हम पढ़ेंगे आज, तो ठीक है। अति, अब सबसे पहले ध्यान रखो कि अति का अर्थ हम पढ़ते हैं अधिक और परे। ये अर्थ, इसका अर्थ हम लेते हैं, इसका ही लेते हैं, लेकिन ये अर्थ केवल इसका नहीं, बल्कि इनके साथ जब जुड़ता है ना तो इसके अर्थ में ये परिवर्तन आते हैं। यानी जो इन शब्द होंगे, इन शब्दों के ये अर्थ हो सकते हैं, लेकिन मूल रूप से ये अति उपसर्ग किसी शब्द के साथ जुड़ता है तो ये 2 अर्थ देता है। तो सर क्या ये 2 ही अर्थ होते हैं या कुछ और भी अर्थ होते हैं? ये प्रश्न आपके दिमाग में और भी घर करेगा। तो निश्चित रूप से और भी अर्थ होते हैं, लेकिन और अर्थ सेम होता है। जैसे एक बात सपोज है, जैसे मैंने लिखा दुर, लिखा ऐसे ही मैंने लिखा अव, ठीक है। तो अब दुर का अर्थ और अव का अर्थ, दोनों का अर्थ क्या होता है? बुरा। क्या अर्थ होता है? बुरा। तो अब इनका सेम अर्थ हो गया। तो ऐसे अर्थ यहां नहीं बताए हुए, यहां ऐसे अर्थ जो सिर्फ इसी के होंगे, प्रयास यही किया गया है। कुछ एक तो सेम आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है ना। तो दुर मतलब इसका मतलब यूं होता है, अति का, आप इसे समझना, अति का मतलब यह होता है कि भाई अति यानी यूं कहना चाहता है कि कोई चीज अगर हमारे पास औचित्य से अधिक है, क्या है? कोई चीज हमारे पास औचित्य से अधिक है, या मैं कहूं कोई चीज हमारे पास क्या है? सामान्य से अधिक है। क्या है? सामान्य से अधिक है। औचित्य से अधिक है, सामान्य से अधिक है, वो चीजें क्या है? यही है, ठीक है। अब इसका अर्थ एक और भी ले सकते हैं, जैसे मान लो इसमें आया हुआ नहीं है, नियमित। अब ये अर्थ भी आपको मिलता है। एक बताता हूं, कई उपसर्गों में ऐसा होता है, एक उपसर्गों में आप अर्थ पढ़ोगे, आप नहीं पढ़ोगे, आपने कभी किसी किताब में नहीं लिखा हुआ देखा होगा, किसी ने लिखा देखा है तो जरूर कमेंट करके बताएं। आप जब उपसर्ग के अर्थ पढ़ते हैं तो कुछ उपसर्गों में एक शब्द लिखा हुआ मिलेगा, बहुत से उपसर्गों, स्वार्थे,
क्या स्वार्थ है। तो आप सोचोगे सर अति का अर्थ स्वार्थ है कैसे हो सकता है? ठीक है, आप सोचोगे अर्थ, जैसे मैं आपको बताऊं, ये वी उपसर्ग है, इसमें आपको इसका एक अर्थ मिलेगा स्वार्थ है। अब ये स्वार्थ है क्या है? विद्वता की दृष्टि से मैं नहीं बता रहा, मैं आपको बहुत सरल तरीके बताता हूं। एक शब्द है विलोचन। क्या शब्द है? विलोचन। और एक शब्द है लोचन। क्या शब्द है? लोचन। ठीक है, लोचन। अब मुझे एक बात बताओ, विलोचन का अर्थ क्या होता है? आप बोलोगे सर नेत्र। और लोचन क्या अर्थ क्या होता है? नेत्र। तो जब लोचन से हमें पता चल रहा था नेत्र है, तो इस वी उपसर्ग लगाने की जरूरत कहां पड़ी? मुझे इसका जवाब चाहिए। वो जवाब मैंने बहुत बार पूछा है किसी से, कोई मुझे दे नहीं पाया। तो विलोचन और लोचन, इस लोचन शब्द में विलोचन लगाने की जरूरत कहां पड़ी? विलोचन कहां, जरूरत कहां पड़ी? मुझे इसका आंसर चाहिए। आप दे सकते हैं तो जरूर बहुत बढ़िया रहेगा। बताओ, देखें। नहीं बता पाएंगे। ऐसे ही और भी शब्द बहुत मिलते हैं अपने को। जैसे मान लो मैं आपको बताऊं, मान। मान का अर्थ क्या लोगे आप इसका अर्थ गर्व ले सकते हो, आप इसका अर्थ घमंड, है ना, उसे अपने आप में मान बहुत है, तो आप घमंड से भी ले सकते हो। नहीं ले सकते हो? बोला ले सकते हैं, है ना। ठीक है, गर्व ले सकते हो, घमंड ले सकते हो, या फिर अहंकार, कि वो अपने आप पे बहुत ज्यादा मान करता है। तो फिर आपको इस अभि उपसर्ग लगाने की जरूरत कहां पड़ी? और आपने एक शब्द बनाया अभिमान, ये जरूरत कहां पड़ी? देखो, पहली क्लास होती है ना, उसमें काफी कुछ ऐसा चलता है जो उसकी रूपरेखा तैयार करता है। तो ये आप इस चीज से समझें, विलोचन और लोचन, समझ दी। अब आप एक बात बताता हूं, उसका स्वार्थ का मतलब है कि अपने मतलब के लिए, स्वार्थ का मतलब है अपने मतलब के लिए विद्वानों ने इस उपसर्ग का प्रयोग कर लिया। अपने मतलब के लिए कि शब्द सुंदर दिखाई देगा अपने, इसीलिए आपको बहुत जगह, जैसे अभिमान में भी अभी उपसर्ग में आपको स्वार्थ लिखा हुआ मिलेगा कि ये सर अभिमान में जो है अभी है, इसका अर्थ है स्वार्थ है। स्वार्थ है का मतलब ये है कि मूल शब्द और अभिमान शब्द दोनों सेम ही अर्थ दे रहा था। लोचन शब्द और विलोचन दोनों सेम अर्थ दे रहे थे। फिर इस अभी वी उपसर्ग लोचन में जुड़ने से ऐसा क्या विशेष परिवर्तन आया कि हमें वी लगाने की जरूरत पड़ी? तो उसका उत्तर निकलेगा स्वार्थ है, अर्थात अपने मतलब के लिए प्रयुक्त किया गया है। तो कई बार उपसर्गों का अर्थ होता नहीं है। कई बार बच्चे पूछ लेते हैं कि सर ये जो विलोचन है इसमें वी का क्या अर्थ है? अब होता क्या है मैं बताता हूं, वहां टीचर मौन हो जाता है। वहां क्या होता है? टीचर मौन हो जाता है, और या फिर वो क्या करता है कि कोई ना कोई ऐसा ही अर्थ बता देता है बच्चों को। तो ये अर्थ नहीं होता है, इसका अर्थ ये होता है कि विलोचन मतलब उन्होंने अपने मतलब के लिए उसे, उस शब्द को और सुंदर दिखाने के लिए उस शब्द का प्रयोग किया। इसके अलावा इसका कोई अर्थ नहीं निकला। और है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, मेरे भी शायद ज्ञान में वृद्धि होगी। बस ये चीज है। चलिए, अब आपको पढ़ने का तरीका बताता हूं उपसर्ग, कि जिससे गलत नहीं हो। सबसे पहले आप ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि ये किसके उपसर्ग हैं? ये हैं संस्कृत के उपसर्ग। किसके उपसर्ग हैं? संस्कृत के। संस्कृत के उपसर्ग हैं, इसका मतलब आप ये तो बात समझ गए होंगे कि ये जो जुड़ेंगे वो किन शब्दों के साथ जुड़ेंगे? तत्सम शब्दों के साथ जुड़ेंगे। किन के साथ जुड़ेंगे? तत्सम शब्दों के साथ जुड़ेंगे। अब आप सिर्फ उपसर्ग पे गौर करना, आप आराम से इससे आपके तत्सम तद्भव शब्द भी जो है वो कवर होते हैं। देखते जाओ। अतिशय, अतिक्रमण, अति वृष्टि, अति शीघ्र, अति अंत, अत्यंत। बात समझ रहे हो आप? अति अंत, अति अधिक, अत्यधिक। ठीक है, अब यहां देखिए, ये कैसे हुआ? संयोग से। ये भी संयोग है, ये भी संयोग है, ये भी संयोग है। ठीक है, ये अत्यंत है, इसका टुकड़ा क्या होगा? अति धन अंत। ये कैसे हुआ? संज्ञा से। अत्यधिक का मतलब क्या हुआ? अति धन अधिक। अब देखिए इसका आप अर्थ देखना, अधिक, अति का अर्थ क्या होता है? अधिक। सुनते जाना, बात को बहुत गहराई वाली चीज समझाने जा रहा हूं। हम लोग आज तक रटते आए हैं। अधिक का मतलब क्या होता है? सर कोई चीज अधिक है, सामान्य से अधिक है,
जब अधिक का मतलब भी यही होता है और अति का मतलब अधिक होता है, तो ये वापस इसमें जोड़ने की जरूरत कहां थी? स्वार्थ है, अपने मतलब के लिए। अधिक का मतलब ही यह होता है कि सामान्य से जो चीज हमारे पास क्या है, अधिक है, और अत्यधिक का मतलब भी जो चीज हमारे पास सामान्य या औचित्य से क्या है, अधिक है। लेकिन फिर भी इस उपसर्ग को जोड़ना विद्वानों का एक ही काम है, स्वार्थ है, अपने स्वार्थ के लिए जोड़ा है। शब्द की जो शब्द में सौंदर्य वृद्धि करने के लिए जोड़े गए शब्द हैं, और हम लोग विद्वान बनने के प्रयास में खोजते फिरते हैं इसका अर्थ क्या हुआ, गूगल पे सर्च करते हैं, किताबें खंगालते हैं। तुम लोगों को विद्वान बनने का प्रयास ही नहीं करना चाहिए। दो शर्तें हैं, या तो विद्वान बनने के आपके पास दो ही रास्ते हैं, एक रास्ता आपको विद्वता की ओर ले जाएगा, एक रास्ता आपको सिलेक्शन की ओर ले जाएगा। आप पहले सिलेक्शन ले लोगे, फिर आप विद्वता की ओर जा सकते हो। आप पहले विद्वता की ओर आए तो याद रखना ये रास्ता सिलेक्शन की ओर नहीं आएगा, क्योंकि तब तक आपकी आयु निकल जाएगी। ये बात दिमाग। तो सिलेक्शन लेने के लिए आप एक याचक की तरह पढ़ें और इस चीज को सरल तरीके से पढ़ने का प्रयास करें, ठीक है। अत्याचार, अतिधन, आचार, अतिधन आचार शब्द के टुकड़े। अब ये शब्द आया अतीन्द्रिय, तो हमें पता चल गया कि अतीन्द्रिय, तो हमें इस शब्द को देखते ही पता चला कि साहब अति उपसर्ग में मात्रा छोटी होती है, तो हमने तुरंत लिखा अति। और हमें पता चला इंद्रिय जो लिखा जाता है, दिखाई दे रहा है इंद्रिय, इंद्रिय इसमें ई छोटी आती है, और ये छोटी छोटी मिलकर क्या होती है, दीर्घ ई, दीर्घ रूप बन जाता है। ये किसका उदाहरण है? दीर्घ संधि का उदाहरण। किसका उदाहरण है? दीर्घ संधि का उदाहरण है। अत्यावश्यक, ये यण संधि का उदाहरण है। अतिधन आवश्यक, अतीव दीर्घ संधि का, बीच में मात्रा दीर्घ दिखी, दिखते ही हमने दिमाग में लगा लिया अतिधन ईव। अब कई उलझ जाते हैं, अरे ईव का क्या अर्थ होता है, ईव तो पता ही नहीं चल रहा। कभी समझ, ये ईव तो प्रत्यय है, शायद कोई प्रत्यय होगा, सर ने कहा था 400 प्रत्यय होते हैं। अरे मेरे भाई मेरी बहन, मेरी बात को समझ, विद्वान नहीं बनना है, ऐसे बहुत से शब्द आएंगे, आपको नहीं पता ईव का क्या अर्थ है, लेकिन आपको दिमाग में यह तो है कि अति उपसर्ग होता है, अति उपसर्ग होता है, ये तो पता है ना। तो सोच लो कि ये है। ऐसे मैंने आपको बताया, जैसे मान लो अतीत, क्या ये अतीव है, ऐसे ही शब्द आया अतिधन इत, तो ये लीजिए। अब हमें लगेगा इत मूल शब्द थोड़ी है, तो प्रत्यय होता है, प्रत्यय में भी पढ़ेंगे, बिल्कुल सही है, पढ़ेंगे, लेकिन यहां पे इसमें अति उपसर्ग है, इत प्रत्यय नहीं है, ठीक है। ऐसे ही जो हमने पढ़ा था अधिकार, अधिकार शब्द में ध्यान रखें कि कार क्या है, मूल शब्द है, अधि उपसर्ग है। तो सरकार तो प्रत्यय में पढ़ते हैं, अरे पढ़ते हैं तो कोई बात नहीं, प्रत्यय में पढ़ लेंगे, लेकिन हमें यह पता है ना अधि उपसर्ग होता है। इसीलिए कहता हूं आज की डेट में आपको नवीन हिंदी व्याकरण या रचना प्रबोध में ध्यान रखना, दोनों में अंतर है, एक उपसर्ग को लेकर अंतर है। उसमें 22 अलग बताए हुए हैं, इसमें 22 अलग है, लेकिन 22 नहीं, सिर्फ एक एक उपसर्ग अलग बताए, 21 सेम है उनके, है ना। तो उसमें पहली वाली किताब में तो 21 ही बताए हुए थे रचना प्रबोध में। तो आप देखिए अति, अधि, अनु, अप, अभि, अव, आप, अर, तो पहले उपसर्ग याद करो, उपसर्ग याद करने बहुत जरूरी हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ आ रहा होगा, क्योंकि देखो ऑफलाइन तो है नहीं, जो आपसे पूछ रहे आप प्रॉब्लम पूछ लो, कमेंट करके बता सकते हो, और वो बात अगले क्लास में तय होगी, है ना। फिर भी समझ आ रहा होगा, वो भी बताया करो, ताकि मैं आपके कमेंट्स देख के अंदाजा लगा लेता हूं कि आपको वास्तव में व्याकरण समझ आ रही है, ठीक है। अब जैसे ये शब्द है अति, अत्युत्तम, तो ध्यान, अब समझ गए हम कि अति धन उत्तम, क्योंकि आपके जहन में अगर उपसर्ग चलेगा ना तो मूल शब्द अपने आप बाहर खुद निकल गए। अति धन आवश्यक, दिमाग में आ गया, दिमाग में आ गया कि इसमें मूल शब्द आवश्यक है। अतीत, अत्यय, अब देखो शब्द क्या है, अत्यय, अति धन आय, यण संधि का उदाहरण है, आप अच्छे से जानते हैं यण संधि का क्या है, उदाहरण है। अब एक चीज समझना आप लोग कि अब ये शब्द आया अत्यय, अब वही दिमाग में बात कि साहब अत्यय शब्द का अर्थ क्या होता है। अत्यय शब्द का अर्थ, अब उपसर्गों में तो हम 500-700 शब्द पढ़ेंगे, अत्यय शब्द का क्या हमें सबका अर्थ आता है? नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ते समय आप सर्च, लेकिन कितनों का, सिर्फ इतनों का। क्या अति उपसर्ग से सिर्फ इतने ही शब्द बनते हैं? नहीं बनते हैं। तो आप कितनों का अर्थ याद करोगे? एक एक, कुछ किताबों में एक एक पन्ने में शब्द दिए हुए, सबके अर्थ याद करोगे? विद्वान बनना चाहते हो कि जब भी आप इससे कोई शब्द पूछे तो आप तुरंत उसका अर्थ बता दोगे?
बन जाना, लेकिन समय आने पर सिलेक्शन लेना। लेकिन खैर अति धन है, थोड़ा सा सर आप बता दो आपको, तो सारे शब्दों के अर्थ तो नहीं, लेकिन मैं आपको बताता चलूंगा बीच में। अति धन अय का मतलब होता है अभाव। क्या मतलब होता है? अभाव। यानी अत्य शब्द का अर्थ होता है अभाव। अभाव सर, अभाव इसका अर्थ कैसे हुआ? देखो, अति अय, अय मतलब होता है कमी, अय मतलब होता है कमी, और अत्यय मतलब हो गया कि कमी तो है, मतलब जैसे ये कोई मान लो कोई भी चीज है, तो इसमें ये है औसत, ये औसत है, यहां इस लाइन से नीचे पानी होना चाहिए, समझ गए बात? ये है औसत, ठीक है। तो इसमें अय मतलब इसमें हो गई ये मान लो औसत है, ये है, ठीक है, औसत ये है, ये औसत है। अब इसमें कमी तो है, लेकिन इसमें औसत से अधिक कमी है, क्योंकि हमने ये क्या, औचित्य से अधिक, सामान्य मतलब कमी भी की एक सामान्य कमी होती है कि भाई तो खून जो है वो 9.5 होना चाहिए, लेकिन आप में जो है वो 9.4 है, यानी आप में थोड़ी कमी है। लेकिन आप में कमी 7.5 आ गया, यानी क्या हो गया, जो सामान्य कमी होती है उतनी चल जाती है, लेकिन अब आप में चलेगा नहीं। समझ रहे मेरी बात? तो अत्यय का मतलब हो गया अभाव, यानी जितनी कमी होनी चाहिए थी उससे भी ज्यादा अभाव है या कमी है। तो इस प्रकार से कई शब्दों का अर्थ बताते चलेंगे, जैसे बल, अति बल। अब देखो, क्या कहते हैं उसे, रटते हैं उनका अलग है, बाकी अति बल, बल मतलब किसी व्यक्ति में बल है, और अति बल यानी औसत से ज्यादा बल है, अति बल, ये संयोग है। अति मानव, अब मानव से अधिक मतलब जो इंसानियत से भरा हुआ है वो अति मानव। कैसा? आदि मानव नहीं, अति मानव, श्रेष्ठ, ठीक है। अब बोला सर ये तो श्रेष्ठ अलग, मतलब हो गया मानव से अधिक मानवीय गुणों, मतलब जो मानव के गुण होते हैं वो मानव से भी अधिक उसमें है, अति मानव। तो इस प्रकार से ये अति के। अब आप इसमें चाहो जितने शब्द और ऐड कर सकते हो, जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं, पहले थोड़ी जगह कर लेते हैं। जैसे मान लो अतिदेश, क्या शब्द हो गया? अब मैं जो ये लिखा रहा हूं एक्स्ट्रा, है ना, अतिरंजना, ये अगर आपके पास मान लो नोट्स होते हैं तो कितना बढ़िया रहता है कि हम तुरंत जो है इसके नीचे ही एक्स्ट्रा ऐड कर लेते हैं। अतिपात क्यों लिखा रहा हूं? कल को मान लो इनमें से कोई शब्द आ जाए तो आपके आराम से दिमाग में बैठा। अतिशय तो लिखा दिया, अत्यंत, अत्यल्प, हाँ अत्यल्प लिख लो, ये संधि का उदाहरण है। अत्यल्प, एक ये भी यण संधि का उदाहरण है। अत्युक्ति, अतिधन उक्ति, यण संधि पढ़ी थी मैंने, करवाया था ये उदाहरण, मुझे याद है, आपको याद है ना? ऐसे ही अब जो कितना अच्छा शब्द है अतिरेक, अब इसमें मूल शब्द क्या है? रेख, ठीक है। अति श्रेष्ठ, ठीक है, अति श्रेष्ठ हो गया। एक अति राष्ट्रीयता शब्द होता है, अति राष्ट्रीयता, ठीक है। और इसके अलावा मान लो एक अतिक्रमण तो लिखा हुआ है, अति जीवन, अति जीवन, ये देख, समझ गए बात आप? तो इस तरीके से आप जितने चाहे शब्द लिख सकते हो, लेकिन मेन चीज आपको समझ आनी जरूरी है, क्योंकि आपको संधि आती है, अब आपके दिक्कत नहीं आएगी। अगला है अधि उपसर्ग, उसका अर्थ होता है प्रधान या फिर श्रेष्ठ, अधिष्ठाता, है ना, प्रधान या फिर श्रेष्ठ। जैसे अब अधिकरण, अब हम पढ़ते हैं सर अधिकरण कारक होता है, सर उसका क्या अर्थ होता है ना? अब अधिकरण का सर इससे प्रधान या श्रेष्ठ से क्या जोड़ें? हम कंफ्यूज होते हैं, मैं भी होता था, मुझे पता है। सर अब अधिकरण का मतलब करण का क्या अर्थ होगा? मूल शब्द का कुछ भी अर्थ हो, प्रत्यय जुड़ने के बाद उसका क्या, उपसर्ग जुड़ने के बाद उसका अर्थ क्या उसमें। अब अधिकरण का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है जिसके ऊपर या अंदर कोई वस्तु टिकी हुई हो, जिसके ऊपर या अंदर कोई वस्तु टिकी हुई हो, यानी मतलब जो किसी चीज का आधार हो। और आपको पता है कि ये मकान नींव पे टिका हुआ है ना, तो इसका अधिकरण क्या है? नींव। और जो आधार होता है वो हमेशा श्रेष्ठ होता है। किसी भी मकान का आधार क्या है? नींव है।
है ना, उसका नींव है, वही उस चीज के प्रधान है, मतलब वही क्या है, श्रेष्ठ है। तो अब इतना गहराई में इसका अर्थ जाएंगे ना, 5 मिनट खराब करेंगे, बजाय हमें पता है अधिकरण, करण मूल शब्द होता है अधि, ठीक है, नियम मूल शब्द है, नायक मूल शब्द है, ये लीजिए अधिकार, कार मूल शब्द है, अधिमास, अधिपति, अध्यक्ष, तोड़ेंगे तो अधि धन अक्ष आएगा, अक्षी मत कर देना, अध्यक्ष, ठीक है। इसी तरह से अधिक्रय, सॉरी अधिक्षण, अधीश, यण संधि, दीर्घ संधि का उदाहरण है, कैसे, अधि धन ईश। आपको अगर सारे टुकड़े आते हैं ना, फिर ये भी दीर्घ संधि का उदाहरण है, कैसे, अधि धन इन, अधीन, अधिधन आदेश, अधिधन अयन, अधिधन आपक, अधिधन आत्म। आप सिर्फ और सिर्फ मेरे कहने पे 4 बार, 7 बार नहीं, 4 बार इस तरह से पढ़ना है इसको, अधिधन अयन, अधिधन आपक, अधिधन आत्म, अधिधन आय, अधिधन इक, अधिधन गत, अधिधन देव, अधिधन भूत, अधिधन वसाय, अब देखिए अध्यवसाय। तो अब इसको तोड़ना कितना, अधिधन अवसाय, ठीक है। अब इसमें फिर अ उपसर्ग निकाल लेते हैं कि भाई सर इसमें अ उपसर्ग मिल गया होगा, अध्यवसाय, ठीक है। इसी तरह अधिदेव, अधिभूत, आध्यात्मिक, तो इसमें क्या हुआ, अधि धन आत्म धन इक। अब कई बार प्रश्न ऐसा भी आता है कि निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों जुड़े हुए हैं, तो ऐसा ही शब्द है ये, इसमें अधि आत्म मूल शब्द और इक प्रत्यय है, आध्यात्मिक बनता है। ऐसे ही इसमें भी क्या कहते हैं, उपसर्ग भी है, प्रत्यय भी है, अधि धन कार धन इक, इसमें भी उपसर्ग और प्रत्यय दोनों हैं। तो ऐसे शब्दों को भी आप आराम से याद रख सकते हो। ये क्लास लेने का मतलब क्या है, मतलब ये है कि आपको कम से कम ये बता सके कि यहां आपको गौर करना है, इस तरीके से आपको पढ़ना है, ठीक है। अध्यारूढ़, अधिधन आधन रूढ़, अब इसमें मान लो 2 उपसर्ग आ जाएंगे, कैसे, एक अधि आ गया, एक आ गया और एक रूढ़ आ गया। अब देखो ये नोट्स है, मैंने बनाए, ठीक है, किताबों से बनाए, बिल्कुल बनाने पड़ेंगे। मैंने इसको 1 बार पढ़ाया, 2 बार पढ़ाया, 3 बार पढ़ाया, 4 बार पढ़ाया, 5 बार पढ़ाया, 6 बार पढ़ाया, 7 बार पढ़ाया। 7 बार पढ़ाने के बाद क्या होगा, ये मेरे दिमाग में सेट हो गया कि हाँ मैंने ये शब्दों को ले रखा है। नया शब्द दिखते ही मैं क्या करता हूं, तुरंत उसमें ऐड कर देता हूं। तो आपको क्या करना है, मैं नोट्स की बुकलेट आपको क्यों दी, वो इसलिए दी ताकि एग्जाम टाइम पे वो जो 50 पन्नों की जो बुकलेट है, टोटल आगे पीछे 100 पन्ने, आपको सिर्फ वो 50 पन्ने अगर 4 बार पढ़े हुए होंगे ना, तो आपके दिमाग में ये रहता है कि कहां कौन सी चीज लिखी हुई है, इसलिए, ठीक है। अध्यारूढ़, अधिधनवास, ये संयोग है यहां पर, अधिधनवास और अधिधन रूढ़, ये भी क्या है, संयोग है। अच्छा, इसमें कुछ नए शब्द भी आपको बता देते हैं ताकि नोट्स का मतलब भी समझ आ जाए। हाँ, नए शब्द बताने बहुत जरूरी होते हैं। अब देखिए अधि उपसर्ग से नए शब्द देखें, अधिकृत, अधिक्रय, अधिकृत, अधिक्रय। अब ये शब्द इसलिए लिखाता हूं तक बाई चांस एग्जाम में से इनमें से कोई आ जाए, है ना। जैसे अधिग्रहण, एक शब्द आता है, आपने पढ़ा होगा, अधित्यका, क्या शब्द है, अधित्यका, ठीक है। अधिनियम आपने पढ़ा है, नॉर्मल शब्द है, कोई विशेष नहीं बताया, लिखा हुआ है शायद अधिनियम, तो अधिनियम तो लिखा हुआ है। ऐसे ही अधिराज, ठीक है, अधिकृत, अधिक्रय, अधित्य का हो गया, अधिग्रहण हो गया, अधिगत, एक गत तो रहने दो, गत चलो लिख देता हूं, अधिगत, अधिशासी, ये तो अशुद्ध संशोधन में पूछा जाता है। अधिशासी जो शब्द है ना, अधिष्ठाता, अब ये जो कितना शब्द है आप जानते हैं, अधिष्ठाता। अब अगर इसका संधि विच्छेद करना हो तो आप जानते हैं, हमने वो जो व्यंजन संधि पढ़ी थी तो उसमें क्या था, अधि धन स्थाता, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, अधिधन स्था, जो हमने पढ़ा था ना, जिसमें स थ जो है ट ठ बन जाते हैं, ये वही उदाहरण है, अधिष्ठाता, ठीक है। इसी के अलावा अधिहरण लिख लो और एक लिख लो अधिसूचना, अधिसूचना, ये ऐसे शब्द हैं, ठीक है। आगे चलते हैं,
अगला उपसर्ग है अनु। अनु का मतलब सबसे इंपॉर्टेंट मतलब होता है पीछे, किसी भी चीज का अनुसरण करना, अनुगमन करना, है ना, पीछे चलना, उसके मतलब उसके जैसा कार्य करना, जैसा भी इसका अर्थ होता है। अब आपको पता है कि अनु उपसर्ग में नु होता है छोटा, तो अगर बाई चांस कहीं कहीं कोई शब्द ऐसा है जिसमें नु बड़ा दे रखा है, तो आपको बहुत इजी काम करना होगा कि आपको यहां अनु छोटा कर देना है और यहां पे छोटा या फिर बड़ा हुआ आएगा। क्यों बड़ा है? इसका मतलब ही हो गया कि दीर्घ संधि का उदाहरण है। मतलब हर टॉपिक को कनेक्ट करके पढ़ो, कोलैबोरेशन कर लो उसके साथ में, ठीक है। अब देखिए, तो अनुकरण, अब देखिए ये अभी हम अधिकरण में पढ़ के आए, करण शब्द पढ़ के आए, वहां इसका अर्थ क्या था कि आधार होना चाहिए, जिस चीज पर कोई चीज टिकी हुई हो। अनुकरण, अनुकूल, आपको पता है अनु उपसर्ग है, अनुधनचर, तो अब आप इसे यूं ही पढ़ो अनुधनचर, तो पता चलेगा चर मूल शब्द होता है, अधिधनापक आपक मूल शब्द होता है, अधिधन स्थाता मूल शब्द होता है, अधिकार मूल शब्द होता है, अतीत इत मूल शब्द होता है, अधीन इन मूल शब्द होता है। इस तरह से पढ़ो आप। अनुशासन अभी हम पढ़ के आए थे, अधिशासी, तो वही शासन से शासी बना हुआ है, ठीक है। अनुरूप, है ना, अनुधन भव, भव यानी संसार होता है, लेकिन यहां पे तो हमें उस मूल शब्द के अर्थ में जाना ही नहीं है, हमें तो देखना है अच्छा भव। अन्वय, तो अब ये कैसे बना सर? इसमें ये यण संधि का उदाहरण है, मेरी तो स्पीड बहुत ज्यादा रहती है। अनुधन, अनुधन अय, अन्वय, ठीक है। अनुधन छेद, अब ये संधि छेद करना है, हमें पता है कि अनुधन छेद होगा, तो सर ये च आधा आया हुआ है। अब ये प्रश्न अगर कोई व्यक्ति करता है, कोई अभ्यर्थी करता है कि सर आधा च आया हुआ है, तो यकीन माने उसने संधि नहीं पढ़ी, क्योंकि हमें पता है कि वृक्ष छाया, छत्र छाया, है ना, अनुच्छेद, तरुच्छाया, छाया, ये हम संधि में पढ़ के आए हैं। अनुधनिक्षण, ये भी क्या यण संधि का उदाहरण है, अनुधन इक्षण। आप क्लियर हो चुके हो कि नू में तो छोटा ही आएगा, और उपसर्ग कोई सा भी हो उसमें ई या ऊ की मात्रा हमेशा छोटी ही आती है, ठीक है। अनुधन क्रम, अनुधन ज, अनुधन ज मतलब पीछे जन्मा हुआ, छोटा, इसीलिए तो उसे अनु भाई कहते हैं। अनुप्रास, अनु भाई मतलब छोटा भाई इसीलिए बोलते हैं, अनुज इसीलिए बोलते हैं क्योंकि वो हमारे बाद में जन्मा था। अनुज, अनुधन स्वर, अनुधन नाद, मतलब ध्वनि के बाद भी जो हम जब घंटी बजाते हैं तो एक ध्वनि निकली और उसके पीछे जो गूंज निकली टन, इस तरह से, वो अनुनाद। अनुपात, तो पात अब शब्द आ गया। अनुज्ञप्त, अनुज्ञा, अनुपद, अनुसूची, अनुषंग, अब ये बहुत अच्छा शब्द है। अब इसमें ये भी पता नहीं चलता कि सर अनुसंग जो शब्द है इसमें क्या कहते हैं उसे, सशंकर आता है। यह अशुद्धि संशोधन में भी आपके काम आएगा कि सशंकर आता है या षटकोण आता है। अब इसीलिए मैं कहता हूं ये शब्द वास्तव में काम आते हैं, बहुत गजब काम आते हैं। अनुसंग, ठीक है। अनुमान, अनुरूप, ठीक है। और इसका अर्थ क्या था अनुसंग, ये मेरे दिमाग से निकल गया। अनुसंग देखना पड़ेगा इसको। ये अब मैं इसलिए नहीं कि आप तो तुरंत अभी गूगल पे अनुसंग इस तरह लिख के डालोगे इसका अर्थ आ जाएगा, लेकिन ये मैं अपने लिए देखूंगा कि इसका अर्थ मुझे पता था, मैंने काफी बार बताया भी है, लेकिन स्लिप ऑफ माइंड, क्योंकि हम जानते हैं कि विद्या को रिवीजन करना बहुत जरूरी है, चाहे काफी अनुमान, तो यहां पे अनुपसर्ग, अनुधन रूप, तो ये चीज हो जाती है। अब नए शब्द और लेके आते हैं, जैसे आप देखो अनुजीवी, है ना, अनुजीवी, अनुचिंतन, अच्छे शब्द है दोनों, परीक्षा में आने लायक है ना। अनुपजाऊ, अब ये जो शब्द है इसमें क्या है, नू बड़ा है, तो इसका अच्छा ये तो गड़बड़ हो जाएगा, ये तो अनुपजाऊ बड़ा आ जाएगा। अब अनुपजाऊ नहीं होगा, ठीक है। एक शब्द अशुद्धि संशोधन में आपने बहुत पढ़ा होगा, अनुगृहित, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है ना। अनुग्रहित शब्द, एक अनुग्रह पढ़ते हो और एक अनुग्रहित पढ़ते हो, ठीक है ना। अनुग्रहित, अनुचर, पीछे चलने वाला, ठीक है। एक इसमें शब्द नहीं आया, आना चाहिए था, वो भी यहां पर। अनुसार, ये भी इसी का है। अब ये देखो अनु और सार, ये भी इसी का है ना। अनुनाद हो ही गया। अब जैसे अनुज्ञा क्या है, अनुज्ञा शब्द है इसमें लिखा हुआ है, तो अब आपको पता है कि आज्ञा होती है एक अनुआज्ञा।
अनुज्ञा का मतलब होता है आज्ञा। तो सर आज्ञा या अनुज्ञा का मतलब होता है किसी चीज की हमें अनुमति लेने के बाद कार्य करना। आपने आज्ञा का मतलब क्या होता है? आज्ञा का मतलब वही मैंने कहा ना, स्वार्थ है। क्या है? स्वार्थ है वाली बात है सेम। अनुकूल, यहां पर अनुज्ञा में ज्ञा मतलब आज्ञा, अनुकूल, अनुकूल आज्ञा, किसी कार्य को करने की जो है सहर्ष आज्ञा लेना अनुज्ञा हो गया। अनुपद आपको बता ही दिया। और अनुकलन, अनुकूल, अनुकलन नहीं आया, एक और लिख लो, अनुकलन। ऐसे बहुत से शब्द मिलेंगे, कोई अंत इसका नहीं है। फिर अब आप जानते हैं अप का मतलब भी बुरा होता है और विपरीत होता है, कोई काम विपरीत। तो अब जानते हैं अपकार। तो अब देखिए हमने कार शब्द कहां पढ़ा था? याद आया? कार कहां पढ़ा था? अधिकार। अपकार यहां पे अप के लग गया। अपकार मतलब बुरा कार्य है ना, अपमान, अपयश, अपशब्द, अपकीर्ति। अब देखिए ये रही राध। अब हम सोचते हैं सर ये अपराध, तो सर राध कोई मूल शब्द थोड़ी होता है। मूल शब्द होता अगर नहीं तो अपराध शब्द यहां लिखते क्यों? हां ये जरूर हो सकता है कि हमें इसके बारे में पता नहीं हो, है ना, हमें इसके बारे में अब अपराध क्या होता है? अपराध का मतलब होता है अनैतिक कार्य, मतलब ऐसा कार्य जो नीति की दृष्टि पे उचित नहीं है, ठीक है। या फिर मैं एक बहुत साधारण सी लैंग्वेज में करूं, बुरा कार्य, अपराध। तो अप का मतलब बुरा, तो राध मतलब क्या होता है? राध मतलब होता है कार्य। अब हमें यह अजीब क्यों लगता है? क्योंकि हमने कभी पढ़ा नहीं। अपव्यय, अपव्यय का मतलब क्या होता है कि मतलब जरूरत नहीं है फिर भी खर्च करना, अपव्यय। तो उसका बुरा वो खर्च कैसा कहलाएगा? वो सही खर्च नहीं, वो गलत खर्च है। अपहरण, अपकर्ष, अपशकुन, हम जो बोलते हैं अपशकुन, शकुन होता है एक अपशकुन। अपधन इच्छा गुण संधि का उदाहरण है, अपधन इच्छा, ठीक है। अपप्रयोग, अपकर्ष, अब इसमें षटकोण होता है, अपकर्ष। अपचरित्र, अपमर्श, अपमर्शा नहीं होता, अपमर्श होता है। क्या शब्द होता है? अपमर्श शब्द होता है। ये कुछ शब्द आपको ध्यान में रहने भी जरूरी है, क्यों फिर गड़बड़ हो जाती है। जैसे इसमें एक शब्द आया होगा, नहीं आया, नहीं आया, ठीक है, अब आया नहीं है। जैसे अपरूप, अपरूप शब्द का मतलब क्या होता है? जैसे कुरूप होता है, कु का मतलब बुरा, दुर मतलब बुरा, तो अपरूप कुरूप यानी बुरा रूप, यानी बदशक्ल। क्या मतलब हो गया? बदशक्ल। अप आकृति, अपेत, अपंग, अपोह। अब देखिए कितने शानदार शब्द हैं। अपेत का मतलब क्या होता है? अब ये गुण संधि का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? अप धन इत, गुण संधि का। अपेत का मतलब होता है अप धन इत, मतलब गया हुआ, पलायन कर जाता है ना कोई व्यक्ति, तो पलायित जो व्यक्ति होता है, पलायित, कोई चीज पलायित हो चुकी है या गया हुआ है, वो अपेत कहलाता है। तो सर अपोह का क्या मतलब होता है? अपोह, अब देखिए इसका ये भी गुण संधि का उदाहरण है, अप धन ओह। तो सर इसका मतलब क्या हुआ? अपोह। अपोह का मतलब होता है कि कोई किसी भी शंका का तर्क द्वारा निवारण करना। आपके मन में कोई शंका है और शंका का तर्क के द्वारा निवारण करना अपोह कहलाता है ना। ऐसे ही एक शब्द लिखा हुआ मिलेगा आपके नोट्स जिसने प्रिंट निकाल रखे हैं, उसके यहां पर एक शब्द मिलेगा, उसको लिखा हुआ अपोर्ड, है ना। अब ये क्रिटिकल शब्द है, ड्रिफ्ट होता है अंग्रेजी में, उसको अपोर्ड को बोलते हैं ड्रिफ्ट, ठीक है ना। तो अब ये शब्द हमारे काम का नहीं, मैंने हटा दिया जब पढ़ाते समय, ठीक है। अपशोक, अपकृति, अपमार्जन, जब मार्जन यानी बुरा मार्जन ये कहेंगे, और क्या कहेंगे? अपयोजन, जैसे अपयोजन शब्द है, अपयोजन का मतलब क्या होता है? अपयोजन का मतलब होता है किसी की संपत्ति या किसी की वस्तुओं को जो है मतलब एक यूं मान लो कि खुद उपयोग में लेना। और उपयोग में कहना मतलब जैसे मान लो कि आपने किसी गाड़ी ली और गाड़ी का अनुचित उपयोग किया है। अनुचित का मतलब क्या हो गया? आपने उसका गलत उपयोग किया, बुरा उपयोग किया, वो अपयोजन कहलाता है ना। ऐसे ही शब्द मान लो आपके दिमाग में आए, अपकर्म, अपक्रम तो आया हुआ है शायद, नहीं आया हुआ। जैसे शब्द है अपक्रम, ये शब्द भी इसी का होता है। एक होता है अपयोग, ठीक है, अपयोग हो गया, अपक्रम हो गया, और
अपराग भी, जैसे अपराध पढ़ा, एक अपराग शब्द होता है, बुरी राग, है ना, अपराग, बुरा प्रेम भी कह सकते हैं उसे, ठीक है। और एक आपको बताऊं, बढ़िया शब्द बताऊं, अपताप। आप किसी को बोलोगे भी ना तो उसे पता नहीं लगेगा कि तू ज्यादा अपताप मत कर। अपताप का मतलब होता है व्यर्थ में बकबक करना। अपताप का क्या मतलब होता है? व्यर्थ में बकबक करना ही जो है वो अपताप कहलाता है ना। और यहां पे इसका अपकार थे अपकर्ष, इसका अर्थ लेंगे तो अपकर्ष इसका, लेकिन ये भी एक शब्द है अपकर्ष, यहां आया था शायद, ये रहा अपकर्ष। मजा आता है पढ़ने में, आनंद आता है। मुझे क्लास लंबी हो जाए ना, कितनी होगी आज, 1 घंटा होने वाला है, मुझे उसका फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मजा तब आता है जब क्लास आपको समझ आ जाए। अभी, अभी का मतलब पास या सामने, जैसे अभिधन नव, ठीक है, आपको तो वही तरीका, अभिधन नव, अभिधन वादन, अभिधन मान, अभिधन सेक। अब आपको पता है यहां पे सेक मूल शब्द इस प्रकार होगा, क्योंकि हमने संधि में एक नियम पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था सुधन समा सुषमा, सुधन स्मिता सुष्मिता, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? बोला हाँ सर। अभिधन सेक, अभिषेक, अभिधन भाषा, ये संयोग है सारे, अभिधन योग, अभिधन भूत, अभिधन भाव। अब ये संधि का आ गया, क्या आ गया? अभी क्या आ गया? अभ्युदय, तो अभिधन उदय, अभ्युदय, ठीक है। अभिधन इप्सा दीर्घ संधि का उदाहरण है, अभिधन इप्सा, ठीक है। इसी तरह से अभिधनिष्ठ, ये भी दीर्घ संधि का, अभिधनिष्ठ, अभिधन अर्थी, अभिधन अंतर, ये भी लिख देता हूं, क्या हो जाएगा? अभिधन अंतर। अब जिसको संधि आती है, जिसने संधि ढंग से की है, वो तो इन शब्दों को बोल के तोड़ लेगा। अभिधन आस, अभिधन ध्येय, अभिधन धा, देखिए कितना गजब है, अभिधन धा। अब सोचने वाली बात है कि सर अब अभिधा शब्द शक्ति पढ़ते हैं तो अब अर्थ वहीं से ले लो आप। अभिधन पास, जिसका अर्थ उसके पास ही एकदम सामने, बोलते ही तुरंत समझ में आता है। अभिधा, अभिधन रक्षा, संयोग है, अभिधन ज्ञ, अभिधन घात, अभिधन अप्सु। ये अभिप्सु गलत लिखा हुआ है, इसको यूं लिखना पड़ेगा अभिप्सु। ऐसे लिखेंगे ना तभी तो हम इसके टुकड़े कर पाएंगे। अभिधन इप्सु, और इप्सु में क्या होता है? इप्सा, है ना। अभिधन वदन, वंदन, अभिवंदन, ठीक है। अभिधन साप, अभिधन अंग, अभिधन अंग, और अभिधन आगम, अभ्यागम। हो गया सारा, ठीक है। अब शब्द मान लो 2-4 शब्द एक्स्ट्रा लिखाता हूं, तो जैसे मान लो अभिचार शब्द है, पेन चेंज कर लेते हैं, जैसे अभिचार शब्द है कि नहीं? बहुत अच्छा शब्द है ये भी, ठीक है। अभिजात शब्द है, हम पढ़ते हैं ना अभिजात वर्ग, वही अभिजात शब्द में भी यही है। अभिजात का मतलब होता है चोट सॉरी अभिघात होता है, वो तो होता है अभिघात, चोट पहुंचाना, जिसमें कहते हैं अभिघात मतलब चोट पहुंचाना। अभिजात का मतलब होता है अच्छे कुल में उत्पन्न, जिसे बोला जाता है। अभिघात हो गया। अभिभावक पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो? अब देखो अभिभावक, आपने आज तक 50 बार ये शब्द बोला होगा कि सर हाँ बोला है बिल्कुल, लेकिन क्या आपने मतलब कभी ये समझा कि इसका अर्थ क्या होता है? अभिभावक मतलब जो किसी स्त्री या बाल बच्चे की देख रेख करता है वो कहलाता है अभिभावक। लेकिन अभी उपसर्ग लगा हुआ है भावक, भावक मतलब पालन करने वाला, है ना। अभिमान, ये शब्द भी आपने पढ़ा होगा, अभिमान, ठीक है। अभिवृद्धि, अभिवृद्धि, और एक लिख लो अभिलेख, ये भी ठीक है, ठीक है। अभ्युदय आपने पढ़ लिया। अभिशंग, अभिशंग, अच्छा वो अलग था। जैसे एक शब्द है अभिशंग, षटकोण है, ठीक है, षटकोण है ये। अभिशंग का मतलब होता है कोसना। क्या मतलब होता है? कोसना, ठीक है। ये अभी उपसर्ग। अब है अव, अवति, अधि, अनु, अप, अभि, अव, आ। तो अव उपसर्ग, अव का मतलब भी क्या होता है? बुरा। अब का मतलब भी क्या होता है? बुरा। दुर का मतलब भी क्या होता है? बुरा। कु का मतलब भी क्या होता है? बुरा, है ना। तो अवगुण, अवनति, अवधारण, अवज्ञा, ये देखिए क्या, देखिए अवज्ञा, अवज्ञा, अवगति, अवतार, कितना अच्छा शब्द है, संयोग है। अवधन तार, अवधन सर, अवसर, अवकाश। अब देखिए अवसर में से हमें टुकड़े करने को कोई बोले कि अवसर क्या इसमें उपसर्ग है या नहीं है,
तो हमें सोचना चाहिए कि हमने पढ़ रखा, और 3 बार पढ़ लोगे ना तो दिमाग में बैठ जाएगा, 3-4 बार पढ़ लोगे तो। अवकाश, अवचेतन, अवतरण, ठीक है, अवकट। अब ये शब्द भी अगर हमें वहां मिले तो हम सोचेंगे अरे कट का अर्थ क्या होगा, ये तो टूटेगा ही नहीं शब्द। अरे टूटता है भैया, अवज्ञा, अवधंधी, अवधन कर, अवधंधी और अवधन कर। इसी तरह से जैसे मान लो और बताता हूं, अवच्छिन्न, बहुत अच्छा शब्द है ये, अवच्छिन्न वाला जो शब्द है बहुत अच्छा। अवज्ञा का मतलब अनादर होता है, आप अच्छी तरह से जानते हो, है ना। ऐसे ही है अवपात, ये लिख दिया क्या मैंने? अवपात नहीं लिखा, अवतार लिखा हुआ है। अवमर्दन, ठीक है, अवमानव। अब सोचो देखो, अवमानव शब्द है, अतिमानव आपने पढ़ा था, अवमानव। अवमानव का मतलब जो बुरा इंसान है अवमानव है। लेकिन सर आपको मैंने क्या कहा कि ये जो मानव शब्द है, आप इसमें अति लगा सकते हो तो श्रेष्ठ हो जाएगा, अव लगा दोगे तो बुरा हो जाएगा। हमें शब्दों के साथ खेलना पड़ेगा, तब जाकर जो है हम कहीं ना कहीं कुछ नए शब्द सीख पाएंगे, वरना हम वहीं रहेंगे, है ना। जैसे अब 2 शब्द होते हैं सेम एक जैसे शब्द है, अवगुंठन और अवगुम्फन। क्या दिक्कत है? पढ़ने में कोई दिक्कत है क्या? मुझे तो नहीं लग रहा कोई दिक्कत है। ठीक है, अवतार लिख दिया ना, अवतार लिख दिया, तो अवतरण लिख दो। अवतार की तरह एक अवतरण शब्द होता है, अवगुण ही है, इसमें उदाहरण है, ये रहा अवतरण, तो पहले से लिखा हुआ है, ठीक है। अवरोध, किसी चीज को रोकना, है ना, गलत तरीके से। और अवसाद, अवसाद एक मानसिक स्थिति होती है, आपको पता है। बस पढ़ते जाओ, शब्द सीखते जाओ नए सी, कहाँ दिक्कत है। अगला है आ उपसर्ग। आ का मतलब आ तक, जैसे हम आ जन्म, आ मरण, इस तरह पढ़ते भी हैं। तो अब ये तो बहुत इजी है, आ शब्द को अलग करना, आ जन्म, आहार, आ तप, आगार। तो पता चलना यहां गौर आपको यहां करना है, मूल शब्द है आमोद, आशंका, आगमन, आघात, आभार, आमरण, आरक्षण, आकर्षण, आनंद। अब देखिए आनंद, अब जब शब्द आता है आनंद तो हम सोचते हैं कि अरे आनंद शब्द में जो है नंद और आ का तो कोई अर्थ बैठेगा नहीं, नंद तो नंद बाबा आ जाएंगे, कृष्ण जी वाले, और आनंद। अरे नहीं यार, आनंद शब्द में आ उपसर्ग है। आदेश, आदेश, आकुल, आकाश, ठीक है, आकलन। सर आकलन, अरे यार कमाल है, अभी तुमने अवकलन पढ़ा था तो आकलन क्यों नहीं हो सकता? आपने अगर एक कोई मूल शब्द एक उपसर्ग में पीछे पढ़ रखा है तो वो दूसरे में आ सकता है, वो तो बहुत। आपत्ति, अब सोचो सर ये आपत्ति, इसमें तो सर आ प्लस अति ऐसा नहीं, यही तो बात है। विशेष शब्द लिखे उसे स्टार कर लो, गोला कर लो। आधार, आमोद, आयास, है ना, आयोजन। अभी हम योजन शब्द पढ़ के आए थे, नहीं भरोसा, चलो देखते हैं। अभी मैं 100% मैंने पढ़ाया था, ये रहा योजन, पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? अपयोजन, अपयोजन का मतलब अपयोजन, अच्छा हाँ ठीक है ठीक है। अब कोसना किसका अर्थ बताया था मैंने? कोसना, ये देखो, अच्छा ये अभिशंक था, ठीक है, मैं भी कंफ्यूज हो जाता। लेकिन अभी आपने क्या पढ़ा था? आयोजन। तो जब आपने योजन शब्द पढ़ा है, इसका मतलब पता चल गया योजन मूल शब्द होता है, तो फिर आ उपसर्ग लगाने में कहां दिक्कत है? आराती, ये भाई क्या शब्द है, ये तो देखना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा, इसको काट देना है ना, कोई एक आध आ गया होगा। आराम, अब आराम शब्द आपको पता है कि हम बगीचे को लेकर पढ़ते हैं, और आराम रेस्ट। अब आ इसमें मूल शब्द है आराम, आरोप, आखू, इसमें बिल्कुल आखू। अब देखिए आज थोड़ा बहुत 1 घंटे मैंने क्लास ली है, एक तो आखू शब्द, और मैं इसको बहुत गजब बता दूं, और एक आरोप। इन 2 शब्दों के आप अर्थ पता करना, आज सर्च करना गूगल पे, है ना। आखू, आखेट, आक्रमण, आचार, आगार, आयतन, आमय, ठीक है, आवेश, आवेश, आलाप, आहुति। ये क्या, इतना जल्दी मत कर भाई। आलाप, आहुति, आहुति शब्द में देखिए आ धन हुति, और आशय, इसमें शय। अब सर आपने ये शय मूल शब्द होता है क्या? अरे यार आपने अतिशय नहीं पढ़ा था, अति धन शय, तो इसका मतलब शय मूल शब्द होता है। आप तो मूल शब्दों को पकड़ लो, 2 से 3 बार देख लो, अच्छा हाँ ये मूल शब्द वहां पढ़ा था, इसके साथ वो ये उपसर्ग लगा था तो ये अर्थ निकला था, ये उपसर्ग लगा था, पढ़ना पड़ता है। ये 4 टॉपिक तो बड़े टॉपिक हैं, थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी।
मेहनत करोगे सिलेक्शन होगा। और पूर्णतः आप सोचोगे कि सर मैं फ्रेशर हूं और मुझे एक बार में आप 100% मेरे माइंड में सेट कर दो, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना असंभव है। क्या है? असंभव है। एक बार में नहीं, आपको कम से कम 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि टॉपिक बड़े हैं, हिंदी की जान अटकी है इन टॉपिक्स में, तो थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आज की क्लास बड़ी चली गई लेकिन काफी अच्छी। और देखिए ये मैंने यहां ऐड इसलिए किया है क्योंकि आप देख सकते हैं यहां, आप देखो मैंने क्या कहा, हिंदी व्याकरण की टेस्ट सीरीज, मात्र हिंदी व्याकरण, और एक नाम मात्र चार्ज रखा है जिसमें आपको पूरे नोट्स, एक संधि को छोड़कर, संधि भी मैंने टाइप करवा ली है, बहुत जल्द मैं संधि आपके ऐड करवा दूंगा। मैं आपके लिए बेस्ट ही करता रहूंगा। अब कुछ बच्चे सुनते नहीं है क्लास में, फिर नीचे कमेंट करते हैं सर नोट्स आप डाल दिया करो। अरे तो पूरी क्लास तो देख ले, फॉरवर्ड करता ही क्यों है? तो ऐसे बच्चों को फिर देखो रिप्लाई करने का भी मन नहीं करता। तो आपको थोड़ा सा मैं जो चीज बोल दिया, अब ये हिंदी व्याकरण चाहे आप किसी भी एग्जाम के में दो तो आपके काम आएगी, लेकिन हमारे मूल एग्जाम तो कौन सा है? राजस्थान पुलिस एसआई है, एलडीसी है, इनमें है। अब बात है स्कूल व्याख्याता। स्कूल व्याख्याता वालों को ये नहीं लेनी चाहिए, सेकंड ग्रेड वालों को ये नहीं लेनी चाहिए। सर क्यों नहीं लेनी चाहिए? क्योंकि मैंने कारण बता रखा है कि स्कूल व्याख्याता सेकंड ग्रेड की अलग टेस्ट सीरीज है। जब आप साहित्य की वो लोगे, साहित्य काव्य, तो उसमें व्याकरण साहित्य वो पूरी एक साथ आ जाएगी। फिर आप इधर पैसे खर्च करोगे, वहां फिर पैसे। हम लोग आपके पैसे कम खर्च करवाना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग अज्ञानतावश और जल्दबाजी में ले लेते हैं, फिर कहते हैं सर हमने तो वो ले ली। ये मत करें। स्कूल व्याख्याता सेकंड ग्रेड के लिए अलग टेस्ट सीरीज है। कहां पर? हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन पर। कहां पर है? हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन पर आपको अलग टेस्ट सीरीज मिलेगी। कौन सी? एक तो स्कूल व्याख्याता के लिए और एक सेकंड ग्रेड के लिए। बाकी आप हिंदी व्याकरण, जिनके ऐसे पेपर हैं जिनमें सिर्फ हिंदी व्याकरण है, उनके लिए बेस्ट टेस्ट सीरीज है। कब तक है ये मूल्य? जब तक विज्ञप्ति नहीं आ जाए। विज्ञप्ति आने के बाद फिर बढ़ जाएगी, फिर आप कहोगे सर अब लेनी है, पहले तो हमने ली नहीं थी। फिर देखो कम भी नहीं होता है। मेरे ये इस बात का विशेष ध्यान रखना, क्योंकि इतनी लागत चार्ज होता ही होता है, क्योंकि अभी तो समय भी नहीं मिल पा रहा थोड़ा सा ये सेकंड ग्रेड पेपर दौड़ने के कारण। लेकिन फिर भी खैर प्रयास कर रहे हैं अपन कि अपनी क्लासेस में कोई व्यवधान न पड़े। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, टेक केयर और शुभ दिन।